एवरीवन, तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि इंग्लिश में मेरे 91 मार्क्स कैसे आए, मैंने कौन सी बुक फॉलो की, मैंने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए, कौन से टीचर्स फॉलो किए, कौन से सैम्पल पेपर लगाए और क्रिएटिव राइटिंग कैसे की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कैसे टाइम निकाला। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने प्री बोर्ड का भी पेपर लेके आई हूँ। ये प्री बोर्ड का मेरा पेपर है। मैं आपको ये भी अच्छे से बताऊंगी कि मैंने अच्छी बहुत सारी गलतियाँ की थी, तो उसको मैंने कैसे सुधारा, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ यार, मेरा हुआ था टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में पूरा MCQ बेस्ड था, तो ये मेरे लिए बहुत नया था, क्योंकि इंग्लिश में मुझे आदत थी यार लास्ट टाइम भी कि हम जाते थे भाई वन शॉट वीडियो देख के एग्जाम से पहले और उसके बाद जाके लिख देते थे। तो ये फॉर्मेट हो गया है बिल्कुल चेंज। अब ऐसा नहीं होता यार। अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में वन शॉट वीडियो देख लेंगे, समरी पढ़ के चले जाएंगे और कोई भी कहानी लिख के आ जाएंगे, तो ना, मेरे साथ तो ऐसे नहीं होने वाला था। तो क्लास 12th में पूरा चीज़ MCQ हो गया था और बहुत सारी चीज़ें टफ हो गई थी। पोएटिक डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें, मेरे पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था, कुछ रेफर करने के लिए नहीं था। तो फिर मैंने सैम्पल पेपर देखे और सैम्पल पेपर मुझे बहुत थोड़ा टफ लगा उस टाइम के लिए। मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे क्योंकि मैंने तो एकदम स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ के रखा था। तब मुझे लगा कि मुझे इंग्लिश में ध्यान देना चाहिए। तो हमारा टर्म 1 हुआ था 40 मार्क्स का, और मैंने उसमें बहुत प्रैक्टिस की थी। मैंने सारे MCQ किस तरीके से आते हैं, चारों ऑप्शन सेम हो तो कैसे एलिमिनेशन करते हैं, NCERT की मैंने एक एक लाइन पढ़ी थी। उसके बाद साथ ही साथ मैंने क्या किया था, मैं जो भी हार्ड वर्ड्स होते थे उनको अच्छी तरीके से मार्क किया था। तो मैंने अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया था इंग्लिश में, इंग्लिश में। और टर्म 1 के लिए तो मेरे 36 आए थे 40 में से, विच वॉज क्वाइट अ गुड मार्क्स, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ था। अगर आपको पता होगा तो कभी आप सॉल्व करना। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी मैंने टर्म 1 के लिए बुक्स रेफर की थी। जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है CBSE की, वही मैंने रेफर की थी। टीचर्स को मैंने रेफर किया था शिप्रा मैम को वीडियोज़ देखने के लिए। और उसके बाद मैंने पूरा का पूरा टाइम डेडिकेट किया था सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने में। सैम्पल पेपर अगर आपको चाहिए यार, अगर आपको सॉल्व करने के लिए नहीं मिल रहा, तो आप ये ओसवाल की बुक है, इसमें आपको 10 सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको मिल जाएंगे माइंड मैप्स। यार माइंड मैप बहुत, मतलब आपको पता चलेगा कि कैरेक्टर क्या है, क्या थीम है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा याद होनी चाहिए। हम कभी कभी भूल जाते हैं। उसके बाद यार आपको पता होना चाहिए कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, उनके कीवर्ड्स क्या होते हैं, कि आपका मिक्स पेपर आने वाला है। आपको लॉन्ग आंसर्स भी लिखने, शॉर्ट आंसर्स भी लिखने। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसके बाद एक चीज़ जो मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी, वो है ये हाई स्कोरिंग चीट शीट वाला सेक्शन। जो इसमें यार मैं क्या बोलूँ, मार्क्स डिवाइडेड, किस तरीके से लिखना है, मार्क्स कैसे मिलते हैं, ये सब चीज़ें दी गई है। तो एक बार अगर आप सैम्पल पेपर खरीदना चाहते हो तो ज़रूर ओसवाल की बुक्स को कंसिडर करना। बहुत अच्छी बुक लगी मुझे। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि इतनी अच्छी खासी मैंने प्रैक्टिस की। उसके बाद जो मेरा टर्म 2 था वो मोस्टली थ्योरी बेस्ड था, तो मुझे लगा यार कि ठीक है वही पढ़ के चले जाएंगे। बट थोड़ी सी मैंने यहाँ गलती कर दी, बट मैं फिर भी अच्छा खासा पढ़ के गई थी लास्ट के दिनों में। प्री बोर्ड के मैंने पेपर में भी मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी थी। वो गलतियाँ मैंने क्या की थी, क्रिएटिव राइटिंग के, मुझे इनविटेशन का जो फॉर्मेट है ना वो लास्ट दिन तक समझ नहीं आ रहा था, तो वो मैंने छोड़ दिया था और मेरे पेपर में वही आ गया था। वो होता है ना, बुरा दिन होता है तो हो ही जाता है। तो वहाँ मैंने थोड़ी गलतियाँ कर दी थी। मैं कभी आपको अपना दिखाऊंगी पेपर प्रेजेंटेशन, कभी कोई वीडियो में प्लान करके, और मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी, मैंने कीवर्ड्स नहीं लिखे थे। तो लास्ट शिप्रा मैम ने एक वीडियो डाली थी आंसर राइटिंग की, वो भी मैंने अच्छे तरीके से देख ली थी। उसके बाद मैं क्या करती थी कि ना टॉपर्स के आंसर शीट को डाउनलोड कर लेती थी और उसमें से एनालाइज करती थी उन्होंने कौन से कीवर्ड्स यूज़ करे हैं, कौन सा वर्ड यूज़ किया है। क्योंकि यार मैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी टर्म 2 के लिए, मुझे लगता था ऐसे ऐसे निकल जाएगा। बट फिर भी कभी कभी टाइम मिलता था ना, मैं ब्रेक ऐसे ही लेती थी कि टॉपर्स की आंसर शीट निकाल ली, देख लिया कि उन्होंने कैसे लिखा है, कहाँ पे टीचर्स ने मार्क्स दिया है, कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं। एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि आप क्या करो कि NCERT की लाइन ही यूज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि उसमें आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले। तो क्या आप ऐसा बोल रहे हो दीदी कि रटना है? रटने नहीं बोल रही हूँ, समझ के करो, बट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड, वो है कि एक बार आप सैम्पल पेपर अच्छे से खोल के देखो। अगर आपसे क्वेश्चन हो जा रहे हैं जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, तो आप 2-3 दिन में आराम से इंग्लिश का सिलेबस कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। क्रिएटिव राइटिंग का पता है भाई, ये टेम्पलेट होता है इनविटेशन का, नोटिस का, रिपोर्ट राइटिंग का, हम इतने वर्ड लिमिट में कर लेंगे,
आराम से कर लेंगे। बट अगर आप मेरे जैसे हो, जब मैंने सैम्पल पेपर देखा तो मैं डर गई थी, तो मैंने धीरे 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 पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो आप भी वैसे कर सकते हो। देखो यार, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि डायरी एंट्री वाले, फिर पोएटिक डिवाइसेस वाले क्वेश्चन, डायरी एंट्री से ऐसे वो आपको खुद क्वेश्चन पेपर में बोलते हैं कि इस तरीके से स्टार्ट करो, बट थोड़ा सा न्यू होता है, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, तो हम थोड़ा डर जाते हैं कि अब कैसे करें, डायरी एंट्री ये तो था ही नहीं, हम तो इन्विटेशन पढ़ के आए थे। नहीं, वो अलग चीज़ पूछ रहा है। फिर पोएटिक डिवाइसेस के 2-4 क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं कि आते ही आते हैं। फिर उसके बाद हम क्या होता है, एमसीक्यू में भी हमको लगता है चारों ऑप्शन बिल्कुल सेम है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन टैकल हो जा रहे हैं तो आप आराम से लास्ट के दिनों में कर लोगे। अगर नहीं हो पा रहे, थोड़ा थोड़ा ब्रेक में टाइम निकाल के ना इन पे थोड़ा सा ध्यान दो, आराम से हो जाएंगे। मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे यार, मुझे लगा कि ऐसे वीडियोस ऑनलाइन नहीं है, मे भी अब होंगे, तो मैं वो वीडियोस डाल दूंगी। मैंने पोएटिक डिवाइसेस पढ़ाया है, मैंने चैप्टर को एकदम वन शॉट पे समझाया है, और मैंने बताया कि आप कैसे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो तो वो वीडियोस देख सकते हो। जो भी रिसोर्स मैं फॉलो कर चुकी हूँ या आपको मैं रेफर कर सकती हूँ अच्छा मार्क्स लाने के लिए, सब मैं नीचे डाल दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं बस इतना ही बोलूँगी। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सीबीएसई की मार्किंग स्कीम। ये गलती मुझे लगता है, ये जो मैंने की वो आप बिल्कुल मत करना, और बहुत अच्छा रिसोर्स है, खुद सीबीएसई ने दिया है। सीबीएसई के सैम्पल पेपर में मार्किंग स्कीम भी दी गई है, उसमें बताया गया है कि कौन से आप कीवर्ड्स लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, कौन सा, मतलब आप, हम सोचते हैं ना यार, सबसे बड़ी चीज़ होती है हम इतना लंबा लंबा 10-15 लाइन लिखते हैं, एक एक पैराग्राफ लिखते हैं, फिर भी हमारे टीचर्स मार्क्स देते हैं। मार्क्स क्यों देंगे? अगर आपने चीज़ें रेलिवेंट लिखी ही नहीं है, वर्ड लिमिट में आप हो ही नहीं, तो आपको वो क्यों देंगे? जब क्लियरली मेंशन होता है क्वेश्चन में कि 40 से 50 वर्ड में लिखना है या 120 वर्ड्स में लिखना है, आप उसको बिल्कुल ध्यान में रखो, उस वैसे ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। और सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में बहुत ज़्यादा ध्यान देना। कोई भी रिसोर्स चाहिए मुझे बताना, मैं आपको शेयर कर दूंगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो, तो डू लेट मी नो। कोई वीडियो चाहिए तो भी बताना, और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस प्लान किए हैं। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय।